बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्री ऑनलाइन एग इनक्यूबेटर मैन्युफैक्चरिंग कोर्स में अब तक आप बहुत सी मालूमात हासिल कर चुके हैं। आपको हम बता चुके हैं कि कामयाब हैचिंग का दारो मदार 4 चीज़ों के प्रॉपर कंट्रोल पे होता है, जिनमें से एक टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में नमी की मिकदार का सही कंट्रोल, तीसरा एग टर्निंग और चौथा ऑक्सीजन की फराहमी यानी कि वेंटिलेशन। तो इन 4 चीज़ों का अगर प्रॉपर कंट्रोल हो जाए तो आप अपने इंक्यूबेटर से बेहतरीन रिज़ल्ट ले सकते हैं। टेम्परेचर के हवाले से हमने आपको बताया कि उसके लिए थर्मोस्टेट आप यूज़ करेंगे, और जो हम इंक्यूबेटर आपसे बनवा रहे हैं उस इंक्यूबेटर में आप W1209 थर्मोस्टेट यूज़ करेंगे। उसका आप इस्तेमाल तफसील से सीख चुके हैं। उसके अलावा हीटिंग के लिए हमने आपको बताया था कि आपने हीटिंग वायर इस्तेमाल करनी है, आपने बल्ब इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि बल्ब के नुकसानात हैं। पंखा इस्तेमाल करना है, और पंखा आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है उसकी भी तफसील आपको बताई जा चुकी है। और पंखा जो है वो तकरीबन कोई 0.2 से 0.3 एम्पेयर का 12 वोल्ट का पंखा, हमने 12 वोल्ट DC का पंखा इस्तेमाल किया है। तो क्योंकि हमें बहुत हाई स्पीड फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं और बहुत लो स्पीड फ़ैन की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हम 50 से 60 अंडे की हैचरी बना रहे हैं। तो इसमें तकरीबन 0.25 एम्पेयर का जो पंखा होगा वो बहुत काफ़ी रहेगा, 0.3 एम्पेयर तक मैक्सिमम। अगर इससे तेज़ पंखा आप करेंगे तो वो भी आपके प्रोसेस को डिस्टर्ब करेगा। उसके बाद जो आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ वो है ह्यूमिडिटी का प्रॉपर कंट्रोल। ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में नमी की मिकदार। एक बात आप समझ लीजिए कि जो हमारे मौसमी हालात होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं इंक्यूबेटर के अंदर के माहौल को। यानी कि अगर बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो यकीनी तौर पे इंक्यूबेटर ने उसी माहौल में काम करना है। अब इंक्यूबेटर के अंदर का टेम्परेचर हमने रखना है 37.8, और गर्मी शिद्दत की जब पड़ती है, शदीद गर्मी के मौसम में हमारा बाहर का दर्जा हरारत, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वो 45 डिग्री से भी क्रॉस कर जाता है। तो उन हालात में फिर क्या करना होगा? तो देखिए, आमतौर पे जो इंक्यूबेटर्स बनाए जाते हैं उनमें हीटिंग सिस्टम तो होता है, कूलिंग सिस्टम नहीं लगाया जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब शदीद गर्मी के दिन होंगे तो फिर हमने अपनी तरफ से ये एहतमाम करना है कि इंक्यूबेटर को हम किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कि दर्जा हरारत जो इंक्यूबेटर के अंदर हम बनाना चाहते हैं उससे कम हो, यानी कि 34-35 के नज़दीक हो। उसको एयर कंडीशन कमरे में रखा जा सकता है, उसको किसी घनी छाँव वाली सायादार जगह पर रखा जा सकता है, निचली मंजिल में किसी ठंडी जगह पर रखा जा सकता है। तो आपने ऐसा एहतमाम करना है कि इंक्यूबेटर को किसी ऐसी जगह पे प्लेस किया जाए जहाँ पे बाहर के माहौल में शदीद गर्मी ना हो। इसी तरह से अगर बाहर के माहौल में नमी की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी, जैसी कि बरसात के दिनों में होती है, तो फिर आपके इंक्यूबेटर्स में ह्यूमिडिफिकेशन की गुंजाइश तो होती है कि आप उसमें नमी बढ़ाने का बंदोबस्त तो कर सकते हैं, लेकिन डी-ह्यूमिडिफिकेशन यानी कि नमी घटाने का बंदोबस्त नहीं हुआ करता। तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है कि अगर बाहर नमी की मिकदार बहुत ज़्यादा है तो वो भी मशीन के अंदर जो नमी की मिकदार है उसमें मसला पैदा करेगी। मसलन बरसात के दिनों में जब कि बाहर का दर्जा हरारत भी ज़्यादा होता है, नमी की मिकदार भी ज़्यादा होती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि मशीन में हम पानी डाले बग़ैर, यानी कि नमी बनाने के लिए कोई पानी डाले बग़ैर या ह्यूमिडिफायर चलाए बग़ैर मशीन को चलाते हैं और मशीन ठीक रिज़ल्ट देती है। क्योंकि असल काम क्या असल है, ये मसला ये है कि नमी की मिकदार पूरी होनी चाहिए मशीन के अंदर, खा वो पानी डालकर हो या पानी डाले बग़ैर हो। तो इस चीज़ को आपने समझ लेना है। अच्छा, फिर एक अहम बात इस सिलसिले में ये है कि आमतौर पे जो छोटी मशीनें होती हैं तो उन छोटी मशीनों में चूँकि उनका वॉल्यूम कम होता है मशीनों का, तो उसमें ये गुंजाइश होती है कि आप अगर किसी बर्तन में पानी रख दें तो पानी के सरफेस एरिया की वजह से इतनी एवेपोरेशन हो जाती है, इतनी नमी पैदा हो जाती है कि उनको मज़ीद किसी एक्टिव ह्यूमिडिफायर की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि उनको ह्यूमिडिफिकेशन के लिए किसी पंपिंग की, किसी प्रॉपर ह्यूमिडिफायर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो मशीनों का वॉल्यूम बढ़ता है, तो चूँकि मशीनों का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हमारे पास पानी रखने के लिए स्पेस कम होती है, तो फिर हमें ह्यूमिडिफायर की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम किसी एक बर्तन में पानी रखें और साथ उसके अंदर ह्यूमिडिफायर लगा दें जो कि नमी पैदा करने का काम करे। अब ये ह्यूमिडिफायर जो है ये कई किस्म के होते हैं। ह्यूमिडिफायर वो भी होते हैं जो कि हीटर बेस्ड होते हैं, यानी कि हम हीटर लगा देते हैं जो कि पानी को गर्म करते हैं, पानी गर्म होता है तो आबी बुखारात उठते हैं और उससे नमी बनती है। इसी तरह से ह्यूमिडिफायर्स वो भी होते हैं जो अल्ट्रासोनिक होते हैं, मैकेनिकल टाइप होते हैं, जिनमें डिस्क होती है जो वाइब्रेट करती है, उससे वो वेपर जनरेट करती है। तो कई किस्म के ह्यूमिडिफायर्स होते हैं, इवेपोरेटिव भी हैं और भी। तो
جب ہم ہیومیڈیفائر استعمال لیکن ہم چونکہ یہاں پہ ایک چھوٹی مشین بنانے کی بات کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم اس وقت کوئی باقاعدہ ہیومیڈیفائر کو ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کو کچھ آئیڈیا ضرور دے دوں گا۔ آپ کو ہیومیڈیفیکیشن کے لیے جو چیز فراہم کی گئی ہے وہ بیسیکلی یہ آلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائیگرو میٹر۔ یہ ہائیگرو میٹر ہے، ہائیگرو میٹر۔ یہ جو ہائیگرو میٹر ہے اس کے ساتھ یہ ایکسٹرنل سینسر ہے، کافی لمبی تار ہے، اس کے آگے یہ اس کا سینسر لگا ہوا ہے۔ یہ ہائیگرو میٹر ہے جس میں نمی کی ویلیو بھی پرسنٹیج میں آپ کو نظر آ رہی ہے اور درجہ حرارت کی ویلیو بھی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ پرسنٹیج اور درجہ حرارت دونوں چیزیں آپ کو اس میں نظر آ رہی ہیں۔ تو اس کو آپ اندر ڈالیں اور یہ آپ باہر رکھیں اپنی مشین کے، تو آپ کو ٹیمپریچر اور نمی دونوں کی ویلیو ملے گی۔ اب نمی پوری کیسے کرنی ہے؟ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایک برتن ہونا چاہیے جس میں آپ پانی رکھ سکیں۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ کا جو برتن ہے وہ اس طرح کا ہو کہ اس میں ملٹیپل پارٹیشنز بنی ہوں، کیونکہ جو مشین کے اندر نمی بننی ہے اس کا دار و مدار ہے پانی کے سرفیس ایریا پہ۔ پانی کا سرفیس ایریا یعنی کہ پانی کی سطح جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ نمی بنے گی، جتنی کم ہوگی اتنی کم نمی بنے گی۔ تو پھر موسمی تغیرات اور آپ کی جو اپنی مشین کے اندر کی ضروریات ہیں ان دونوں کا خیال رکھتے ہوئے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ کو یہ ایسا برتن استعمال کریں جس میں پارٹیشنز ہوں، یعنی کہ آپ ضرورت کے مطابق کبھی ایک پارٹیشن فل کر لیں، کبھی 2 میں، کبھی 3 میں، تو اس طرح سے آپ نمی کی مقدار کو بہتر انداز میں کنٹرول کر سکیں گے۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ مشین کے اندر نمی کی مقدار پانی کے سرفیس ایریا پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، سرفیس ایریا جتنا زیادہ ہوگا نمی اتنی زیادہ ہوگی۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ وینٹیلیشن ہے، یعنی کہ مشین کے اندر جو بیرونی ہوا کا گزر ہے، جو وینٹیلیشن ہے، وینٹیلیشن کے لیے آپ نے مشین میں سوراخ رکھے ہوں گے یا آپ نے کوئی پنکھا لگایا ہوگا، تو اس صورت میں وینٹیلیشن بڑھانے سے مشین کے اندر نمی کی مقدار کم ہوگی اور وینٹیلیشن کم کرنے سے نمی کی مقدار بڑھے گی۔ یہ بھی آپ چیز ذہن میں رکھیں، یعنی کہ یہ 2 فیکٹرز ہوتے ہیں جن سے ہم نمی کو فائن کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ پانی کا سرفیس ایریا، یعنی کہ کتنی پارٹیشنز میں ہم نے پانی ڈالنا ہے، اور دوسرا یہ کہ مشین کی وینٹیلیشن کتنی ہے، کم یا زیادہ کرنے سے آپ نمی کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ انورس ریلیشن شپ ہے کہ آپ کی اگر وینٹیلیشن زیادہ ہوگی تو نمی کم ہو جائے گی، وینٹیلیشن کم ہوگی تو نمی بڑھ جائے گی۔ اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ان 2 طریقوں سے آپ نمی کو بہترین طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی چونکہ چھوٹی مشین ہے تو آپ کو ایکٹیو ہیومیڈیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے پاس جو یہ ہائیگرو میٹر ہے یہ آپ کو مشین کے اندر نمی کی ویلیو بتا رہا ہے، آپ نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا پانی ڈالنا ہے اور اتنی پارٹیشن میں ڈالنا ہے اور وینٹیلیشن کو اس طرح سے سیٹ کرنا ہے کہ آپ کی ہیومیڈیٹی جو ہے وہ پہلے 18 دن، ہم مرغی کی ہیچنگ کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ مرغی کے انڈے کی، تو پہلے 18 دن وہ تقریباً 55 کے قریب رہے 55%، اور آخری جو 3 دن ہے جو ہیچنگ کا ٹائم ہے اس وقت وہ تقریباً 70-75% ہو جائے تو آپ کو بہترین رزلٹ مل جائے گا۔ اچھا، جیسے ہی ہم تھوڑی سی بڑی مشین پہ جاتے ہیں اور ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہیومیڈیفائر کی مدد سے بالکل فائن کنٹرول کریں اپنی ہیومیڈیٹی کا، تو اس کے لیے پھر ہمیں مشین میں ہیومیڈیٹی کنٹرولرز بھی لگانے پڑتے ہیں۔ میں تھوڑا سا اس کا تعارف کرا دوں۔ جو ہم نے آپ کو تھرموسٹیٹ یعنی کہ W1209 بتایا ہے اور فراہم کیا ہے وہ تو ٹیمپریچر کا کنٹرولر ہے، لیکن اگر آپ نے ہیومیڈیٹی کا بھی فائن کنٹرول کرنا ہو تو اس کے لیے کئی آپشنز ہیں۔ مثلا اس کے لیے ایک یہ آپشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں XHM452، XHM452۔ تو یہ ایک آپشن ہے جس میں ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی دونوں کا کنٹرول موجود ہے، یعنی کہ یہ اس کا ایک ہی سینسر ہے جو کہ جس کے اندر دونوں سینسرز موجود ہیں اس ڈبی کے اندر، ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی۔ تو یہ آپ کو ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی اس میں آپ جو ویلیو سیٹ کر دیں گے تو آپ کی مشین اس کے اوپر ہیومیڈیٹی کو کنٹرول کرے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیوائس ہے وہ ہے یہ STC3028، تو یہ ذرا ڈبی کی شکل میں ہے، اس کی فٹنگ ذرا آسان ہو جاتی ہے، یہ اسی طرح کی ٹیکنالوجی ہے جو آپ کو XHM452 میں دکھائی، لیکن STC3028 جو ہے یہ ڈبی کی شکل میں ایزیلی فٹ ہو جائے گا اور یہ بھی ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی دونوں چیزوں کو کنٹرول کرے گا۔ ان کے ساتھ جو چھوٹی مشینوں میں ہیومیڈیفائر لگایا جاتا ہے وہ عام طور پہ اس طرح کی ایک ڈبی ہوتی ہے جس کو ہم ڈونٹ ہیومیڈیفائر کہتے ہیں۔ اس ڈونٹ ہیومیڈیفائر کو ہم یہ دیکھیں، آپ یہ USB کا اس کا یہ ہے پوائنٹ یعنی کہ کنیکٹر، تو اس کو آپ کسی بھی جو موبائل چارجر ہوتے ہیں اس طرح کے کسی بھی آپ چارجر کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس کو رن کر سکتے ہیں۔ جس طرح یہ دیکھیں یہ موبائل کا چارجر ہے تو اس کے ساتھ آپ اس کو رن کر سکتے ہیں، اور پھر اس کی ورکنگ جو ہے اس کو آپ ان کنٹرولرز کی مدد سے کنٹرول کر سکتے ہیں جو آپ کو دکھائے گا، یعنی کہ XHM452
और STC 3028 वो टेम्परेचर को भी कंट्रोल करेंगे और ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करेंगे। लेकिन जो मशीन आपने बनानी है उसमें अभी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप बड़ी मशीन पे जाते हैं जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो फिर हमें ज़रूरत पेश आती है कि हम प्रॉपर ह्यूमिडिटी का भी कंट्रोल करें और उस वक्त हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। फिर जिस तरह भी आपको मैंने डोनट ह्यूमिडिफायर दिखाया है तो फिर इससे बड़े ह्यूमिडिफायर्स भी होते हैं, यानी कि जो मशीन का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा तो हम बड़े ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करेंगे जो कि बिल्कुल एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली हमारी मशीन की ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकेंगे। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि आपने मशीन के अंदर नमी की मिकदार को किस तरह से कंट्रोल करना है, जो कि बहुत ज़रूरी फैक्टर है। मशीन में अगर आगाज़ ही से नमी की मिकदार बहुत ज़्यादा रखी जाए तो उससे नुकसान पहुंचेगा आपके अंदर जो चूज़े की ग्रोथ है उसको, क्योंकि अंडे के अंदर भी पानी होता है, यानी कि अंडे के अंदर से पानी की इवेपोरेशन होनी होती है ख़ास रेट पे। अगर मशीन के अंदर जो नमी बनी हुई है वो बहुत कम हो तो अंडे के अंदर से जो इवेपोरेशन है उसका रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अंडे के अंदर का मवाद जल्दी खुश्क हो जाता है और उसकी वजह से भी चूज़े की ग्रोथ नहीं हो सकती। और अगर मशीन के अंदर एवरेज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो तो अंडे के अंदर से जो इवेपोरेशन होनी है उसका रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से अंडे का पानी खुश्क नहीं होता और उसका नुकसान ही होता है कि चूज़े की ग्रोथ तो होती है, लेकिन जब चूज़ा बाहर निकलने के लिए अपने अंदर की पहली झिल्ली को फाड़ता है तो अंडे के अंदर चूँकि पानी मौजूद होता है तो उसके फेफड़ों में पानी चला जाता है और हम कहते हैं कि गौता खाकर या डूब कर चूज़ा मर गया। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि आप जब अंडे को छिलका तोड़ते हैं तो आपको सालम चूज़ा बना हुआ नज़र आता है, लेकिन डेड इन शेल, यानी कि वो शेल के अंदर मर गया। और ऐसा आमतौर पे इस वजह से होता है कि नमी की औसत मिकदार आगाज़ से आपने बहुत ज़्यादा रखी होती है, जिसकी वजह से अंडे के अंदर से इवेपोरेशन सही रेट पे नहीं हो पाती। तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल जहन में रखना है कि जो हैचिंग के ज़्यादातर फेलियर्स हैं वो ह्यूमिडिटी के प्रॉपर कंट्रोल ना होने की वजह से होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अमूमन लोग सेंसिटिव होते हैं, उसका ख्याल कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी वो चीज़ है, हवा में नमी की मिकदार, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं करते। तो अगर आपने हवा में नमी की मिकदार को भी सही तरीके से कंट्रोल कर लिया तो आप देखेंगे कि आप अपनी मशीन में से बेहतरीन हैच ले सकेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।